नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर। कोतवाली टीआई ग्रामीण थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मी पर निलंबन की गाज। नगर पालिका बालाघाट के 33 वार्डों के लिए हुआ आरक्षण, पूर्व पार्षद ने जताई आपत्ति। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, 3 मरीज हुए डिस्चार्ज, 16 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। 10वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री और फेल हुए 7,000 छात्रों का भविष्य अधर में अटका। और दक्षिण भारत में लॉकडाउन से जिले में टमाटर की किल्लत, 100 रुपए तक पहुंचा दाम। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाने से गांजा तस्कर दंपति के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कोतवाली थाना प्रभारी, ग्रामीण थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। निलंबन की गाज नगर निरीक्षक विजय सिंह परस्ते, ग्रामीण थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र कर्राहे, आरक्षक अंकुश नेवारे और महिला आरक्षक प्रेमलता नकपुरे को निलंबित किया गया है। आपको बताएं कि 12 जुलाई को बालाघाट नगर के सरेखा चौक में लॉकडाउन के दौरान वाहन चेकिंग के समय मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी 5 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किए गए थे, जो 13 जुलाई को सुबह 4 बजे करीब यह गांजा तस्कर दंपति कोतवाली से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जो 12 घंटे के भीतर हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम मंगोली खुर्द में गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस मामले में बरती गई लापरवाही के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 14 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे की उपस्थिति में संपन्न करवाई गई। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान निवर्तमान पार्षद सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पूरे प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरक्षण प्रक्रिया को न्याय संगत नहीं मानते हुए न्यायालय जाने की भी बात कही। देखिए, आज वार्डों का आरक्षण का कार्यक्रम था कलेक्ट्रेट में, जिसमें सभी पूर्व पार्षदों को लेटर आए थे कि सब यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराएं और जिनको भी आपत्ति लेना है वो ले सकता है। तो जो मेरा वार्ड क्रमांक 14 था, जहाँ से मैं पार्षद था, 2014 में वो ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ था और अभी वर्तमान में वो एससी के लिए आरक्षित हो गया। तो मैंने इसमें यही विरोध दर्ज कराया है कि जब 2011 की जनगणना को आपने आधार बनाए हो और 2014 में आपने जनसंख्या के आधार पे वार्ड को ओबीसी किए थे, तो अभी 2020 में आप जनसंख्या को ही आधार क्यों नहीं मान रहे हो? ये बोल रहे हैं कि हम प्रतिशत को आधार मान रहे हैं। हमको शासन से लेटर मिला है 7/2/2020 को, 7 फरवरी को शासन से लेटर मिला है कि इसको प्रतिशत के आधार पे कराना है, जिस वजह से अब वार्ड एसटी चला गया है, क्योंकि एसटी का प्रतिशत ज्यादा है। तो मेरी आपत्ति जो है मैंने विभिन्न बिंदुओं पर लिखकर माननीय अधिकारी जी को दे दिया है। अब उस पर देखिए, वो विचार करें और अगर उस पर विचार नहीं करते तो हमारे पास फिर दूसरा रास्ता भी है, कोर्ट का भी रास्ता है। अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। उसके आपत्ति इसलिए लगाई कि ये वार्ड हमारे यहाँ एससी है नहीं। 2011 से जनगणना में 2014 में जनगणना के हिसाब से चुनाव हुआ था और अभी करा रहे प्रतिशत के हिसाब से करा रहे, परसेंटेज के हिसाब से करा रहे हैं। वो उचित नहीं है, वो गलत है। जबकि अभी जनसंख्या एससी की मात्र 86 लोग रहते हैं और ओबीसी जो सामान्य है 2200 लोगों की जनसंख्या है हमारी, और टोटल यहाँ पे जनसंख्या 1522 बता रहे हैं। जबकि अभी परिसीमन होना था, परिसीमन के बाद चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। ये पूरा गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। क्या कोर्ट जाएंगे इसको? हाँ, कोर्ट जाएंगे, इसका सहारा लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। ये गलत है। ये जो वार्डों का जो आरक्षण करने की जो नीति लागू करी है गवर्नमेंट ने, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और अपने पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं का लाभ दिलाने के लिए इस टाइप का आरक्षण लाया है। मेरे वार्ड में विगत कम से कम 10-15 सालों से एससी के लिए आरक्षण होते हुआ आया है वार्ड, और आज इकट्ठे इन लोगों ने जनसंख्या के आधार पर ना करते हुए प्रतिशत के आधार पर कर दिया है, जो कहीं ना कहीं जो युवा जो कार्यकर्ता है, जो कई सालों से अपने वार्डों में जनसेवा का काम कर रहे हैं, इनके अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? मैं अपने पूरे आंकड़ों के साथ हाईकोर्ट में पिटीशन लगाऊंगा कि हमारे साथ दुर्भावना की व्यवहार किया जा रहा है। सत्ता पक्ष अपने कार्यकर्ताओं को विशेष लाभ दिलाने के लिए सब दुर्भावना व्यक्त कर रहा है और शासन प्रणाली इनके हिसाब से काम करे, जो बिल्कुल गलत है। चर्चा के दौरान एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से मिल रहे आदेश के अनुसार ही और गाइडलाइन का पालन करते हुए वार्डों का आरक्षण किया गया है, जिसमें पूरी सावधानी और सतर्कता बरती गई है। आज नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों का आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई है।
इसमें 33 वार्डों में से अनेक वर्गों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किए गए। इसके साथ ही निर्धारित मात्रा में महिलाओं के भी आरक्षण किए गए। सर कुछ पार्षदों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है, तो आपत्ति में निराकरण किया गया है, मगर जो एक्ट में एज पर जो बोला गया उसी तरह आरक्षण किया गया। इसमें जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पे आरक्षण किया गया है, संख्या के आधार पर। तो सर इनका निराकरण जैसे अभी आपत्ति लगे कब तक हो सकती है? सबका निराकरण कर दिया, आपत्ति निराकरण सबका कर दिया, आपत्ति की शक्ति निरस्त हो गई है। और जो एज पर रूल्स है, जो शासन के निर्देश में एक जो प्रावधान। चलिए आपको बताते हैं शहर के 33 वार्डों के लिए वार्डों का आरक्षण किस प्रकार से हो गया है। एससी के लिए वार्ड नंबर 13 और 14 आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 29 एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह एसटी के लिए वार्ड नंबर 23 आरक्षित और वार्ड नंबर 11 एसटी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह ओबीसी महिला के लिए वार्ड नंबर 1, 3 और 28 और 17 आरक्षित किया गया है। ओबीसी के लिए मुक्त वार्ड नंबर 2, 24, 27 और 21 को आरक्षित किया गया है। सामान्य महिला के लिए वार्ड नंबर 6, 7, 8, 10, 12, 20, 22, 25, 32 को आरक्षित किया गया है। वहीं आरक्षण प्रक्रिया के दौरान अनारक्षित वार्डों की सूची में वार्ड नंबर 4, 9, 15, 16, 18, 19, 26, 30, 31 और 33 को रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दक्षिण भारत के कई शहरों में पुनः लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव वहां से आने वाले टमाटर पर दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों में टमाटर मंडी से गायब हो गया है। जो थोड़ा टमाटर आ भी रहा है उसके दाम 90 से 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। जो संडे का लॉकडाउन है, जैसा एमपी में हुआ वैसा कर्नाटका और उधर बेंगलोर तरफ भी हुआ। उसके चलते वहाँ से 2 दिन 2.5 दिन लगता है टमाटर आने के लिए। अभी पूरा टमाटर साउथ से आ रहा है, तो वो साउथ से आने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे जब बंद हो गया तो आज गाड़ियाँ ही नहीं पहुँची। गाड़ियाँ नहीं पहुँचने के कारण ये एक दिन रुका हुआ माल या जैसे जो नागपुर या इधर उधर से आया है माल, तो वहीं पे 1200, 1300, 1400 रुपये कैरेट वहीं बिका है। वहाँ से यहाँ लाके टमाटर बिका है तो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए आज सब जगह टमाटर महंगा। 100 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। नहीं, वो चिल्लर में अब वो एक पाव वाले बेच रहे होंगे, पर 70 रुपये 80 रुपये किलो बिकेगा टमाटर। आज के दिन ही बिकेगा, बाकी तो कल से वैसे तो बालाघाट सब्जी मंडी का पूरा व्यापार छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों पर निर्भर करता है, लेकिन बारिश के समय इन जिलों से सब्जी नहीं आती है। अभी हमारे आजू बाजू यानी जैसे छिंदवाड़ा से और यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी से टमाटर बालाघाट आता था, जिसमें से इस सीजन में टमाटर पूरी तरीके से छिंदवाड़ा और जो आजू बाजू का रहता है वो पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ की लोकल जो सब्जी रहती है वो भी 90% तक के खत्म हो जाती है। उसमें टमाटर यहाँ बालाघाट में नहीं पाया जाता। अभी जैसे आज जो महंगा टमाटर बिका है उसका ये कारण है कि जो बेंगलोर और जो नासिक से जो आता था टमाटर, वहाँ पे बारिश बहुत हुई है, उस कारण से वहाँ पे टमाटर टूटा नहीं है और टमाटर नहीं टूटने के कारण गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई है। इस कारण से टमाटर महंगा हो गया है। और आप लोग चिंता ना करें, फिर से 1 या 2 दिन में वही पोजीशन आ जाएंगी 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये किलो की, क्योंकि टमाटर जैसी वहाँ पे बहुत है पर वो पानी की वजह से लोगों ने तोड़ नहीं पाए, इस कारण से अपने यहाँ पे पहुँचने में दिक्कत है। वर्षों से इतवारी बाजार में सब्जी की दुकान लगा रहे फुटकर सब्जी विक्रेता बताते हैं कि जो लोग 1 किलो टमाटर लेते थे वह 1 पाव से काम चला रहे। नतीजा टमाटर का बढ़ता हुआ दाम है। 90 रुपए किलो बेच रहे, आधा किलो 50 का दे रहे। अच्छा ये बताओ, इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? महंगा बेच रहे। कहाँ से महंगा मिला आपको? 1550 की कैरेट है। 1550 तो हम बताओ ऑर्डर थमा नहीं देते, 10-10 रुपए उधर देते तो हमको पड़ेगा क्या? वहाँ से एक काटा होकर आता यार, एक पाव बेचते। अच्छा ये बताओ, टमाटर आ नहीं रही क्या अभी? नहीं। नगर पालिका परिषद में मजदूरी करने वाले 47 वर्षीय सुंदरलाल कावरे निवासी वार्ड नंबर 6 देवी तालाब ने स्वयं के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को मृतक की फांसी लगाए जाने के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। आखिर ऐसा क्या था जो उन्होंने फांसी लगा ली? उन्होंने फांसी लटक गए थे कमरे में, उनको लेके आए थे। कहाँ लटके थे? कमरे में, घर में। घर पे? क्यों? उसे पता नहीं, टेंशन तो किसी चीज़ की थी नहीं उनको, सब चीज़ तो अच्छी थे। घूमे फिरे हैं दिन भर, खाए भी थोड़ा सा कुछ खाना वाना घर पे, शाम को आके आराम कर रहे हैं।
फिर हम लोग घर से निकले, उसके बाद उनने फांसी लगा दिए थे। अच्छा, फिर आपको कैसी जानकारी लगी? छोटी वाली सिस्टर घर गई, उन्हें देखी, हल्ला हुआ, फिर सामने बैठा था मैं तालाब किनारे, हम लोग पूरा दौड़ गए, फिर तुरंत जाके अस्पताल लेके आए। फिर अस्पताल में फिर डॉक्टर ने चेक किए। कल दिनांक 13/7/2020 को रात्रि करीबन 8:30-9 बजे एक बॉडी आई थी। पूछताछ पर बताया कि उसने फांसी लगा लिया है और डॉक्टर साहब ने चेक किए तो बताया कि वो मृत अवस्था में है। इस संबंध में उनके परिजनों से पूछताछ की गई तो बताया कि बोले घर में कल वो अकेला था, शाम के समय में शराब पीकर सोया हुआ था। जब बच्ची और लड़का बाहर घूमने के लिए चले गए तो उसने अचानक फांसी लगा ली। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जुलाई के पहले सप्ताह में 10वीं कक्षा के रिजल्ट तो घोषित कर दिए गए, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री और फेल होने वाले जिले के 7,000 छात्रों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार मई माह में 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आ जाते हैं। जुलाई तक सप्लीमेंट्री की परीक्षा हो जाती है। इसके बाद फेल होने वाले छात्रों को रुक जाना नहीं के माध्यम से एक बार फिर और परीक्षा में पास होने का मौका मिल जाता है। छात्र इस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो उन्हें दिसंबर में एक बार फिर मौका मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पहले ही 10वीं के रिजल्ट जुलाई माह में आए, दोबारा सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी, इस पर अभी सवाल है। तो फिर रुक जाना नहीं दूर की बात दिखाई दे रही है। जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे से मिल रही जानकारी के अनुसार इस वर्ष जिले में 23,450 छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 16,613 छात्र उत्तीर्ण हुए। 3,236 छात्रों को सप्लीमेंट्री आई है तो वहीं 3,601 परीक्षा में छात्र फेल हो गए। स्वाध्याय परीक्षा देने वाले लगभग 500 छात्र फेल हुए हैं। इस तरह सप्लीमेंट्री और उसे छात्रों का आंकड़ा 7,000 से अधिक का हो रहा है। वरिष्ठ स्तर तक अब तक कोई सप्लीमेंट्री और रुक जाना नहीं परीक्षा के कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। माइक्रो फाइनेंस से लोन लेकर रोजगार के माध्यम से रोजी रोटी चलाने वाली 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 3 महीने और किस्त जमा नहीं करने जैसी परेशानी बताई। महिलाओं के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से काम धंधे पहले ही प्रभावित थे। जो काम थोड़ा बहुत चल रहा है उसमें किस्त जमा करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए प्रशासन से यही गुहार है कि आगामी 3 महीनों तक किस्त ना ली जाए। माइक्रो फाइनेंस ये सब RBL वाले हेमंत सर सब ये हमको परेशान कर रहे हैं सर कि किस्त चाहिए तो चाहिए। 3 महीना तो नहीं लिए, लेकिन अभी अब बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी हमारे बच्चे भी सब 4 महीना दिन हो गया घर पे बैठे हैं। का पेट भरना हमारी इतनी सी भी ज़मीन नहीं है, तो हमारा पेट भरना ही अभी काफ़ी ये है। ट्रेन चालू बाहर जाते हैं कमाने, माने हैदराबाद जाता है, ये एक वर्धा जाता है, तो अभी ट्रेन ही चालू नहीं। हम अभी 2-4 महीने तो अभी नहीं समय मांग रहे हैं। ये 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, जिनका काम धंधा सभी बंद हो गया है। 2 टाइम का खाना पीना उनका मुश्किल हो गया है। मेन तकलीफ ये जो माइक्रो फाइनेंस से जो समूह में लेडीज़ों को पैसा दिया जाता है लोन के तौर पे, और अभी तो काम है ही नहीं, तो ये अपनी किस्त कैसे दे सकेंगे? घर का पालना उनका मुश्किल हो गया है और इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। क्या प्रेशर ये डाला जा रहा है कि तुम टाइम पे हमको किस्त दो, अगर किस्त नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ब्याज बढ़ा के लेंगे, और कैसा भी करो तुम्हारा काम चले, एटलीस्ट ना चले पर तुमको देना ही है किस्त। अभी 3 महीने तो छूट दी गई थी और नहीं भी लिए नहीं, 3 महीने को तो हम मान रहे हैं कि उन लोग ने नहीं लिए हैं, लेकिन बात यह है कि 3 महीने के बाद में अभी थोड़ा अच्छे से बिजनेस हो जाए तो फिर तो हम देने के लिए खुद एग्री है ना। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग ये चाहते हैं कलेक्टर महोदय से एक ही हमारी मांग है कि हमको थोड़ा टाइम और दीजिए। कितना टाइम? मिनिमम 3 महीने का टाइम दीजिए, जब तक कि जो भी धंधा रोजगार है वो भी तरीके से उठ जाएगा, तो देने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी ना। 14 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रलोभन देकर पहली किस्त दे दी गई, लेकिन दूसरी किस्त के लिए लंबा इंतजार करवाया जा रहा है। बारिश के दिनों में लोग पन्नी डालकर जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। यह पहली बारिश नहीं, यह दूसरी बारिश है जो लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। यह सारे आरोप कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे PM आवास के हितग्राहियों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर लगाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आ गए हैं, देखते हैं वोट कौन देता है। योजना की जो तीसरी किस्त है उसे 14 माह होने लगी, अभी तक किसी की भी तीसरी किस्त नहीं डाली गई है। आवेदन दे दे के कलेक्टर साहब को हम लोग सब थक गए। बहुत बुरा हाल है लोगों के घर का, कोई पन्नी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये दूसरी बारिश है, जो पहली बारिश चलेगी दूसरी लग गई है, और इन लोगों का हमारे बारे में कोई ख्याल नहीं आ रहा। अभी जब ये चुनाव आ रहा है, आरक्षण है चुनाव का, है ना, तो ये लोग चुनाव के समय वोट मांगने हम लोगों से आएंगे,
और अभी कोई बड़ा लीडर हमारे सामने हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए। बालाघाट के जितने भी लोग हैं जो वोट मांगने आएंगे अभी चुनाव के समय, अभी ये जो गरीब लोग जो दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी इन लोगों के घर टूटे फूटे पड़े, किसी को कोई मतलब नहीं, ना पार्षद से लेके ना नगर पालिका अध्यक्ष, किसी को भी मतलब नहीं, कोई मंत्री किसी को मतलब नहीं। हमारे जब चुनाव का टाइम आएगा तब सब खड़े होंगे आके। आज कितने परेशान है हम लोग जानते हैं। हमारा घर बन रहा है, पहले तो हमारा ही अच्छा पुराना वाला ही मकान ठीक था। इन लोगों ने हमें 2.5 लाख का प्रलोभन दे के हमारी पूरी घर तुड़वा दी हम लोगों का। जिले के नक्सल प्रभावित पाथरी चौकी के अंतर्गत जगला गांव में अज्ञात आरोपियों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जगला निवासी अगलू उर्फ चैन सिंह 13 जुलाई की रात को घर पर खाना खाकर सोया हुआ था। इस दौरान अचानक अज्ञात आरोपी घर के भीतर आए और उसकी हत्या करके चले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अगलू की हत्या जादू टोने के शक में होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम बेनीटोला में एक नाबालिग लड़की ने अपने पड़ोस के युवक पर घर में बंद कर उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगाया है। इस गर्भवती नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामपाली पुलिस ने युवक विजय पिता नारायण पांचे 19 वर्ष के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नाबालिग लड़की की उम्र 15 साल 10 माह है, जिसके पड़ोस में विजय पांचे रहता है और लड़की के घर उसका आना जाना लगा रहता है। इस दौरान आरोपी ने दुराचार की घटना को अंजाम दिया। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायकुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक होने पर आज 14 जुलाई को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 13 जुलाई की देर रात्रि में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 13 जुलाई की देर रात्रि में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लांजी तहसील के ग्राम परसोड़ी की 14 वर्षीय बालिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह बालिका अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र के धुले जिले से आई है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई इस बालिका को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायकुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 14 जुलाई को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायकुरी बालाघाट से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज किए गए इन तीनों मरीजों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 55 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 39 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 16 मरीजों का उपचार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायकुरी बालाघाट में किया जा रहा है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।